नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिविर डीके में। और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले हमारे सीटेट एग्जाम 2024 के लिए मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों, ये प्रश्न आपको आने वाले आपके सीटेट एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेडागोजी होती है उससे 15 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, पर यहाँ पर क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल पाए इसलिए हमने 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं आज के हमारे जो गणित शिक्षण शास्त्र संबंधित सीटेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान या पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा सा हमें समझने में समस्याएं देखने को मिलती है। और समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि आप थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन हो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में थोड़ा सा आप प्रश्न को जरूर चेक कीजिएगा, ताकि उससे आपको प्रश्न को समझने में काफी हेल्प मिलती है। तो क्योंकि कोई शब्द ऐसे होते हैं जो हमें हिंदी में थोड़ा सा उनको कम हमें याद रहते हैं और अंग्रेजी में हमें थोड़ा सा वो ज्यादा चलन में हमारे होते हैं, इसलिए हम उनको जल्दी से पकड़ पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर बोला है कि कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान का मतलब यहाँ पर पैटर्न है, पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। तो देखिए, बच्चा जब है पैटर्न का जो विकास बच्चे के अंदर, उसके अवधारणात्मक विकास बच्चे के अंदर उच्च स्तर पर हो चुका है, तो यहाँ पर बच्चा कौन सी चीजों से हम ये पहचान कर सकते हैं कि बच्चा अब यहाँ पर अपने पैटर्न के उच्चतम विकास स्तर को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए, बच्चा जब पैटर्न की पहचान करे, पैटर्न का विस्तार करे, नए पैटर्न की नकल करना या नए पैटर्न का सृजन करना। तो देखिए, यहाँ पर बच्चा जब नए पैटर्न का सृजन करने लग जाता है, यानी बच्चा खुद नए तरीके का पैटर्न यहाँ पर बनाने लग जाता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अब बच्चा जो है इस प्रतिमान या पैटर्न के अवधारणात्मक विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो हमारा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा यहाँ पर अति उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर है टेनग्राम, डेंस ब्लॉक, ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर, संख्या सारणी। तो देखिए, यहाँ पर दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम सबसे उपयुक्त यहाँ पर मानेंगे ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर। अब देखिए, ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर जो होता है उसमें क्या होता है कि दो लाइनें होती है और उन दो लाइनों के बीच में यहाँ पर पतली पतली सी और भी लाइनें होती है। तो जिस प्रकार से हम दशमलव की जो संख्याएं होती है उन संख्याओं को इस पर काफी अच्छे से प्रदर्शित यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, गणित से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर उचित है। गणितीय समस्याओं प्रश्नों को हल निर्धारित पाठ्यपुस्तक में दी गई कलन विधियों के द्वारा करना चाहिए, या बी है गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणा के बारे में ही है, और सी है गणित के प्रश्न समस्याओं को हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा कथन यहाँ पर उचित है, तो उचित की यदि हम बात करें तो क्या गणितीय समस्याओं प्रश्नों का हल निर्धारित पाठ्यपुस्तक में दी गई कलन विधियों के द्वारा ही करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि गणित जो है एक ही विधि से हल होता है। गणित जो होता है वो बहुत सारी विधियों से हल किया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से हल कर सकते हैं, बस आपका उत्तर जो होगा हर विधि से करने पर एक ही प्राप्त हो। तो यहाँ पर ये विकल्प यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उचित है। और आगे हम देखें, गणित केवल संख्याओं और संख्याओं की अवधारणा के बारे में है, तो ऐसा नहीं। गणित में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है, जैसे ज्यामिति वगैरह भी हम देखते हैं, है ना, रेखा गणित भी देखते हैं। तो ये सिर्फ संख्याओं या संख्या की अवधारणा के बारे में, ऐसा भी नहीं है। अब सी है यहाँ पर, गणित के प्रश्न समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो देखिए, गणित के जो प्रश्न होते हैं, समस्याओं का हल होता है, वो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सी विकल्प होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी। क्योंकि गणित के जो प्रश्न होते हैं, समस्या होती है, जब निश्चित रूप से हम उनको हल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो चिंतन होता है वो उसमें हमें देखने को मिलता है।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, एक बस संख्या 405 स्थान ए और से बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग यहाँ पर किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो बस संख्या, बस को यहाँ पर एक नाम दिया है, इसको एक यहाँ पर एक संख्या प्रदान की गई है और ए और बी यहाँ पर अंकित संख्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रेक्षित संख्या, क्रमसूचक संख्या, गणन संख्या, नामिक या अंकित संख्या, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर प्रश्न के लिए उत्तर होगा, नामिक अंकित संख्या। एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? तो देखिए, समुदाय के अनेकानेक व्यक्तियों की राय लेना, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के लड़कियों के द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करना, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव या जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। दो, यहाँ पर व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। इस दावे के लिए उसको आंकड़े जो सहायक होंगे, जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन करने की उसको आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ ये जेंडर पक्षपात होता है, उसी की वजह से यहाँ पर वो बोल रहा है। आगे देखिए, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो संख्या भौतिक ज्ञान में आती है, क्योंकि बच्चे संख्याओं को वास्तविक वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं। और संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती है, क्योंकि इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभवों से सीखते हैं। संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है, क्योंकि वे संख्याएं संबंध जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। और फोर्थ है, संख्याएं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान में आती है, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति में संख्याओं को अलग तरीके से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर जीन पियाजे का जो कथन है, वो ज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में जो कथन सही होगा वो होगा, संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है, क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा अपने मन में करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं वाले माप वाले वर्गों के कट आउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्गों खाने गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा खाकित किए गए खानों की संख्या, भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का उपयोग यहाँ पर अध्यापिका ने किया है? तो विधि यहाँ पर है आगमनात्मक विधि, व्याख्यान विधि, निगमनात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षिका ने आगमनात्मक विधि का प्रयोग यहाँ पर किया है। आगे है अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में सांप सीढ़ी का खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होता है इन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है रिक्त स्थान से। तो देखिए, सांप सीढ़ी का जो खेल होता है, बच्चों में कौन सी अवधारणा, कौन सी चीजों को विकसित करने के लिए किया जाता है? तो ये मापन, संख्या, आकृति, ज्यामिति। तो खास करके ये जो खेल होता है, ये बच्चों में संख्याओं की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए होता है और ये उन्हीं से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सेकंड यहां पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है, तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण यहां पर हो सकता है? तो देखिए, अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी है, या कक्षा में छात्रों के ध्यान में की कमी है, योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना, या शिक्षण अधिगम सामग्री का सुलभता से नहीं होना। तो देखिए, बच्चा कहीं ना कहीं योग जानता है, जोड़ उसने सीखा है, तो वो योग में जो सीखे गए तथ्य हैं उनका सामान्यीकरण वो भिन्नों पर यहाँ पर लागू कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। देखिए, जब भी हम कोई भी काम का हमें अनुभव होता है, या जो भी कुछ हमने अनुभव कभी किया है और वही अनुभव हमारा कहीं और हमें उपयोग में हम लाने की कोशिश करते हैं, उसी से मिलता जुलता कोई भी नई चीज हमारे सामने आती है, तो हम अपने अनुभव के आधार पर ही उस पर वो चीजें लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चा यहाँ पर योग जानता है, तो वही योग को वो यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए, छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ
के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य होगा। तो यहां पर है कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका, अभिनय। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर्वेक्षण पर आधारित जो परियोजना होगी वो यहां पर आंकड़ों की संग्रहण और समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य माना जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहां पर हमारा उत्तर होगा। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं। पैटर्न बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीज गणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। तो बिल्कुल देखिए पैटर्न जो होते हैं वो महत्वपूर्ण अवधारणा मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीज गणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं और इसके लिए हम फोर्थ विकल्प पर जा सकते हैं। यही हमारा उत्तर होगा। गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अंक अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त यह है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर बड़ी से बड़ी और छोटी, सबसे छोटी 2 तरह की संख्याओं का उपयोग करना है, मतलब बनाना है, और 4 अंक की होना चाहिए और कोई भी 4 अलग अलग अंक का उपयोग कर सकते हैं, परंतु 6 को सदैव यहां पर इकाई के स्थान पर रखना है। तो ये जो प्रश्न है ये कैसा प्रश्न है? खुले सिरे वाला प्रश्न है। प्रश्न को हल करने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं। प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है और जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रश्न कक्षा में पूछने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका हल करने में अधिक समय नष्ट हो जाता है। तो देखिए प्रश्न के एक से अधिक उत्तर होंगे, निश्चित रूप से होंगे। तो यहां पर प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है और जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसमें चिंतन क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि यहां पर हमें चिंतन ये करना है कि इकाई का जो अंक है वो सदैव के स्थान पर 6 ही आना चाहिए, इसलिए थोड़ा चिंतन की इसमें आवश्यकता होगी। छात्रों के द्वारा दैनंदिन जर्नल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह होता है जो केंद्रित है। तो ये किस पर केंद्रित होगा? छात्रों को प्रोत्साहित करने पर वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित कर सके। बिल्कुल, जो जर्नल लिखना होता है वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित के शिक्षण और अधिगम संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित कर सके, इसीलिए ये केंद्रित होता है इस पर। आगे प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम यहाँ पर लिखे। अब परिणाम जो है वो किस प्रकार से हैं? विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच अंतर बताना, आकृतियों की भुजाओं और कोण और शीर्ष को पहचानना। तो यहां पर वेन हेले कि ज्यामिति चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्र का आकलन करेगा? निगमनात्मक, स्वयं सिद्धि, दृश्यीकरण या विश्लेषण स्तर। तो उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4, विश्लेषण स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संख्या के बोध 10 तक का विकास करने का अंतिम चरण है? तो यहां पर हम कह सकते हैं संख्याओं के क्रम का अधिगम, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम, दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम। तो यहां पर बच्चों में संख्या के बोध का विकास करने का अंतिम चरण संख्याओं को पढ़ने और लिखने का जो अधिगम है वो यहां पर, क्योंकि 1 से 10 तक की संख्याओं का विकास करने का अंतिम चरण की बात इसमें की गई है। कोठारी आयोग के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा है। यह केवल कल्पना है और गणित के छात्रों में मानसिक कौशल, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन और आत्मविश्वास को मनोभाव को विकसित करता है। प्रत्येक छात्र गणित में अमूर्तता नहीं समझ सकता, अतः इसे एक अतिरिक्त विषय के रूप में रखना चाहिए। तो यहां पर हम इसमें कह सकते हैं कि कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित जो है वो एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का एक हिस्सा हो। मतलब गणित है, हम देखते हैं सामान्यतः हमें कक्षा 1 से 10 तक देखने को मिलता ही मिलता है और ये अनिवार्य होता है।
आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पदानुक्रम समावेशन 2 बार विकल्प एक जैसा हो गया है और वर्गीकरण आत्म केंद्रित, तो यहाँ पर संख्या ज्ञान के विकास से संबंधित नहीं होगा, आत्म केंद्रित। आगे देखिए गणितीय भाषा सहायक होती है, तो गणितीय भाषा सहायक होती है कहां पर? समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने, संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करने, तार्किक कौशल को विकसित करने। यहां पर विकल्प का चयन हमें करना है, एक और ए बी के रूप में, केवल 2 के रूप में, केवल सी के रूप में और केवल ए और सी के रूप में। तो देखिए जो चौथा विकल्प है थोड़ा सा यहाँ पर ये 2 बार इसमें फोर्थ और इस पर 2 लिखा गया है, तो उसको मत देखिएगा आप। जो विकल्प ए और बी हैं, केवल बी हैं, केवल सी हैं, ए और सी, यहां पर हमारा उत्तर होगा फोर्थ वाला। अब देखिए ए और सी की यदि हम बात करें तो ए यहां पर क्या करता है कि गणितीय भाषा सहायक किसमें होती है? समस्या समाधान के कौशल को विकसित करने और तार्किक जो कौशल होता है उसको विकसित करने में। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणाओं का परिचय देने के लिए निम्न में से क्या अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप होगा, उसको पहचानिए। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए। शिक्षकों को विभिन्न आकृति और चित्र का श्यामपट्ट बनाकर एक एक करके उनका परिचय देने का कहा जाए। बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। तो यहां पर यदि हम बात करें तो बच्चों में आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से क्या अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप यहां पर रहेगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को अपने चारों ओर के विभिन्न वस्तु पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। यही क्रियाकलाप यहां पर अत्यधिक उपयुक्त रहेगा। इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? तो यहां पर अविवेचित कलन विधि का विकास करना, यही इसमें यहां पर चरण जो होगा समस्या समाधान में शामिल नहीं रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट है। कंचों के खेल में रेनो 4 बार हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं और उसने कितने कंचों के साथ खेल किया था? उपरोक्त प्रश्न किस प्रकार का उदाहरण है? तो देखिए यहां पर उसने 4 बार हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं। तो यहां पर ये योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का एक उदाहरण है और यहां पर इसको हम सीधा सीधा योग से संबंधित कर देंगे। रेहाना गणित की एक अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें रक्त स्थान का होना चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, सिद्धांत और सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, मानसिक गणित की समस्याओं को हल करने की क्षमता। तो यहां पर उत्तर हो जाता है संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। ऑप्शन सेकंड हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए एक गणित की परीक्षा में सुधी फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया कि यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो क्या संख्याएं क्या हैं? यह एक रिक्त स्थान का उदाहरण है। तो ये किन्हीं 2 संख्याओं का योग 17 है। तो देखिए प्रश्न सीधे सीधे मुक्त सिरे वाला प्रश्न है जिसके एक से अधिक उत्तर बन सकते हैं। कोई भी 2 संख्या लेंगे तो यहां पर उनका योग 17 होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। अब क्या यहाँ पर कथन बी सही है, केवल ए सही है, या दोनों गलत है या दोनों सही है? तो यहां पर हम कह सकते हैं केवल कथन ए इसमें यहां पर सही है। मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कना विवेचना है इसलिए उसके पास होगी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता या सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो यहां पर हम कह सकते हैं तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता उसकी होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर उत्तर होगा। ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक स्तर पर यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। इसलिए सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं क्योंकि यह समझने में सरल है। ज्यामिति गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया। ज्यामिति का अनुभव दैनिक जीवन के
अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ज्यामिति का गणित में महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए माना गया है क्योंकि ज्यामिति के अनुभव अपने दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायता करते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा। हम षष्टिक पद्धति का उपयोग कहां पर करते हैं? तो हम इसका उपयोग करते हैं कोणों को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कलन और रटांत विधि अधिगम पर जोर देना, कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण आदि के साथ यहां पर समाकलित किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण आदि के साथ में समाकलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ यहां पर उत्तर होगा। आगे देखते हैं, रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा यहां पर अत्यधिक उपयुक्त होगा? दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रेड पेपर का उपयोग करना, उसके बाद गुणन का परिचय देना, दशमलव को भिन्नों में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना, दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करना फिर गुणन करना, औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्नों को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्यपत्र देना। तो यहां पर गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से जो उपयुक्त होगा वो होगा दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रेड पेपर का उपयोग करना, उसके बाद गुणन का परिचय देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श किया गया है। कक्षा में इस प्रकार की जो चर्चा है वो कैसी होगी? तो कक्षा में इस प्रकार की चर्चा छात्रों के बावजूद कौशल को बढ़ावा देने में सहायक होगी, छात्रों के उनको एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है। इससे बचना चाहिए क्योंकि कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है, दूसरों की शांति भंग होती है। और फोर्थ है, छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनकी संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन फोर्थ यहां पर उत्तर होगा। वेनेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। यह बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता देता है। और थर्ड, यह बच्चों की ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। फोर्थ, यह टेनग्राम पहेलियों को हल करने में सहायता करता है। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है, यह आकृतियों के विश्लेषण और दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। ऑप्शन फोर्थ उत्तर होगा। आगे देखिए, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक का उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे इकाई के स्थान पर 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। ये कैसा उदाहरण है? तो यहां पर ऐसे प्रश्न को हम पहले भी देख चुके हैं। ये एक नियतकालिक प्रश्न का उदाहरण होगा। ऑप्शन सेकंड उत्तर होगा। दशमलव संख्याओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा यहां पर अति उपयुक्त होगा? तो ये हम देख चुके थे, प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया। ग्राफ पेपर यहां पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सहयोगी और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? तो यहां पर बात की जाए छात्र कला में हुए विचार विमर्श के द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। शिक्षक 2 अंकों वाली संख्याओं की गुणन और प्रक्रिया को साझा करते हैं और छात्रों को उसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छात्रों को निर्देश देते हैं कि वे प्रश्नों को हल घर पर करें और उसके अध्यापक के पास जमा करें। प्रत्येक छात्र को गणितीय खेल और पहेलियां उपलब्ध कराना और उनके उत्तरों को साझा करने के लिए कहना। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्र कला में हुए विचार विमर्श और विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों को वर्गीकरण करते हैं। निम्न में से वेन हेले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामिति स्तर के लिए सही है?
तो यहाँ पर हमें देखना है उस क्रम को, और उस क्रम के अंतर्गत बात करें तो उसमें आता है पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धता। यही हमारा इसमें उत्तर हो जाता है, ऑप्शन सेकेंड। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? तो देखिए, गणित हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक तार्किक ज्ञान इसमें देखने को मिलता है, तार्किक चिंतन हमें देखने को मिलता है, पर यहाँ पर लगभग लगभग दीर्घस्थान परिणाम का माप का विज्ञान है। गणितीय ज्ञान सटीक, व्यवस्थित, तार्किक है। गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है, और गणित में सभी प्रमेय अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। तो यहाँ पर देखिए, गणित के अंदर हम जो प्रमेय देखते हैं वो अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। ये यहाँ पर इसमें उत्तर बन जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्थानीय मान की अवधारणा को प्रस्तुत करने के पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप के प्रयोजन क्या है? तो यहां पर हम कह सकते हैं छात्रों के उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार करना, यह दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करता है, यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करता है, दीर्घस्थान प्रणाली के समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा, यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। फोर्थ विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग का रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसे हम योग का एक समवर्ग गुण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है। क्योंकि तो यहां पर ये जो होता है संपूर्ण, वैन हेले के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि ये आकृतियों के विश्लेषण, दृश्यीकरण कौशल को विकसित करने का एक आधार होता है। तो पहला ही विकल्प यहां पर उत्तर हो जाता है। आगे देखिए, अध्यापिका ने अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसमें 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। तो ये एक नियतकालिक प्रश्न का उदाहरण होगा। प्रश्न यहाँ पर ये हमारा रिपीट हो गया है, क्योंकि एक बार हम इसको देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रिया नहीं है? समस्या समाधान, दृश्यीकरण, निरूपण, अनुकूलन। ऑप्शन नंबर 4 तो यहां पर उत्तर हो जाएगा, ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं को हल करना या इबारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों के द्वारा शाब्दिक समस्याएं, इबारती सवालों को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने, हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। तो बिल्कुल यहां पर हम कह सकते हैं ये इबारती प्राथमिक स्तर पर जो शाब्दिक समस्याएं हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो शब्दावली के प्रश्न होते हैं जिसमें हम इबारती सवाल कहते हैं, तो शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, इसीलिए इनको शामिल किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है, यह कैसा प्रश्न है? तो ये असत्य है, क्योंकि यह दर्शाता है छात्रों का प्रदर्शन प्रत्याशित नहीं है। सत्य है, क्योंकि यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही हम कह सकते हैं अवसर उपलब्ध कराता है, और वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभाव पूर्वक रूप से संबंधित करें। तो यहां पर हम कह सकते हैं सत्य है, क्योंकि यह दर्शाता है कि छात्र अधिगम नहीं कर रहे हैं और गणितीय अध्यापक कुशल नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो कथन हमारा है ये निश्चित रूप से सत्य है, क्योंकि शिक्षक छात्र दोनों के लिए ही इसमें अवसर छुपे होते हैं, और ये दोनों को अवसर उपलब्ध कराता है, और वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें, उनको प्रभाव पूर्वक रूप से संबोधित करें। ऑप्शन सेकंड यहां पर उत्तर होगा। निहाल को गणित की कक्षा में एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले, यह निम्न में से किस प्रकार का परीक्षण का उदाहरण है? तो यहां पर हम कह सकते हैं ये एक मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण है, और ऑप्शन सेकंड यहां पर उत्तर होगा। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? तो यहां पर हम कह सकते हैं
हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, कहानी, कविताओं का, खेलों का उपयोग, मातृभाषा में निर्देश देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, ये हमारा उत्तर होगा। स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्ययन, कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे गिनतारा, डिन्स, ब्लॉक, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डिन्स सिद्धांत के किस नियम का आश्रय यहाँ पर ले रहा है? गतिक नियम, गणितीय परिवर्तनशीलता नियम, बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम, रचनात्मक नियम। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, बोधात्मक परिवर्तनशीलता नियम। आगे देखिए, त्रुटियां गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। ये वाक्य कैसा है, गलत है, सही है? तो इस प्रकार के प्रश्न को हम अभी पहले भी देख चुके हैं। ये सही है क्योंकि ये शिक्षक को समझने में मदद मिलती है कि गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया जाए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्यापक के महत्व को कम कर देता है। प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। और थर्ड है, प्रौद्योगिकी उपयोग प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग से गणित के अन्वेषण और खोज का क्षेत्र कम हो जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। आगे देखिए, गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती है। गणित और रोजमर्रा के विवेचन से संबंध स्थापित करने में, बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास को सक्षम करने में, अध्यापक का कार्य कम करने तथा प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करने की एक रास्ता को समाप्त करने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए 2 और 4 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है। तो जो हमारा इसमें कथन है पहला और दूसरा, वो दोनों इसमें सही है। अब पहले दूसरे की यदि हम बात करें तो ये गणित और रोजमर्रा के विवेचन के संबंध को स्थापित करने में, बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीके से सहायक हो सकता है, जैसे छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने, परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है, समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करता है, छात्रों को उनकी गणितीय समझ और विवेचन को गहन करने में सहायता प्रदान करता है, संकुलित आकलन के उपकरण का कार्य करता है। अब इसके लिए कौन से कथन की हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो कथन होगा, जो कि ए और सी के रूप में होगा, वो होगा चौथा विकल्प इसमें उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के हमारे गणित पेडागोजी संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन थे, ये समाप्त होते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।